प्यारे साथियों नमस्कार। यूपी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरने के बाद आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे और इस समय एक खास मौका है कि जब आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एक बेहतर कंडीशन में हैं। अभी आपके पास 3.5 महीने के आसपास समय है और ये वो क्रूशियल टाइम है जब आप अपनी तैयारियों को सही से करके और इजीली अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं, टाइमली सिलेबस तैयार कर सकते हैं। आज जिस खास सेगमेंट की मैं आपसे बात करूंगा वो है मैथ। और दोस्त, मैथ वो है जिसमें अक्सर बच्चों के मन में एक भय रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, समझने में और सब्जेक्ट के अलावा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और बचपन से भी आप देख रहे होंगे, जब से आप स्टैंडर्ड क्लासेस में होंगे तो वहां भी ये समस्या पैदा करता है। लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में सही तैयारी से करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आप बेहतर एग्जाम भी निकाल सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। हमने भी 2011 में यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास किया। उसके पीछे तर्क ये था कि हमने सही गाइडेंस से और एक सही दिशा में तैयारी की और उसी का फलस्वरूप हमारा बेहतर स्कोर रहा। और मैं वही रणनीति आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्त, यूपी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैथ में 40 सवाल आपके हैं और जिसमें कुछ पोर्शन आपका रीजनिंग का भी है। तो ये जो 40 सवाल है, हम इसमें 40 के 40 कैसे करें? और जो हमने टारगेट निश्चित किया है कि 350 मैक्सिमम स्कोर हमको करना है ताकि हम किसी भी तरीके की परेशानी में ना रहे। और जो हमारा फिजिकल टाइम होता है उस समय हम किसी भी परिस्थिति में हम जो एक टैगलाइन दी हुई है उससे अबव अपने नंबर लेकर जाए। उसी फलस्वरूप आपने जो टारगेट बनाया कि मुझे 160 सवाल में से 140 सवाल सही करने हैं, उसके पीछे भी यही रणनीति होनी चाहिए कि मैं 160 में से 140 सवाल कैसे कर पाऊंगा। जब तक आप मैथ वाले सेक्शन में, रीजनिंग वाले सेक्शन में आपने जो 40 अबव 40 का टारगेट बनाया है वो अचीव नहीं करेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। दोस्त, यदि 160 में से 140 सवाल करने हैं तो मैथ में से आउट ऑफ 100 रखना, परसेंट रखना होगा। ऐसी रीजनिंग में भी 40 अबव 40 रखना होगा। अगर यहां 30 या 25 या 20 चले गए तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मैथ वाले सेक्शन में कम से कम कि आपका टारगेट 40 अबव 40 होना चाहिए। जो 160 में से 140 सवाल आपको सही करने हैं वो टारगेट होना चाहिए। और जब इस तरीके से टारगेट बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके 350 प्लस का स्कोर होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो आयोग ने इसका सिलेबस दिया है मैथ वाले विशेषकर सेगमेंट का, इसमें सामान्य स्तर के प्रश्न रहने हैं और इसमें टोटल 18 पॉइंट्स इसने दिए हैं। और इन 18 पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपस में सिमिलर है और वो लगभग आप मान के चलिए 10 या 12 पॉइंट्स इतने, या आप कहें कि पेपर के जो लेसन है वो लगभग 12 के आसपास है। हम बारी से इनकी बात करेंगे। सबसे पहला है संख्या पद्धति, जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दशमलव भिन्न, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, औसत, मेंसुरेशन, ग्राफ, समय और कार्य, समय और दूरी, अंगणितीय संगणनाएं और विविध। इस तरीके से जो ये सारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे यदि ये सिलेबस पे थोड़ी सी आप नजर घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इसमें वो लगभग समान है। अगर एक पैटर्न पे आप तैयारी कर लेंगे तो लगभग मिलता हो जुलता है। जैसे दोस्त, आप शुरुआत में देखिएगा संख्या पद्धति, जिसे आप नंबर सिस्टम कहते हैं, सरलीकरण और दशमलव भिन्न, ये लगभग समान है। इनके जो तोड़ने का तरीका है वो मिलता जुलता है। बोर्ड मास फॉर्मूलाज हैं, दशमलव भिन्न है वो तरीके से पॉइंट आउट करने हैं, कैसे भिन्न है उन्हें कैसे हल करेंगे, कैसे हम बोर्ड मास के सवालों को हल करेंगे। तो एक लगभग सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जैसा माहौल आपको दिखाई देगा। तो खास तरीके से कि मुझे 3 लेसन करने, अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है कि मुझे देखना है कि मुझे एक फॉर्मेट पता चल जाए तो मैं इजिली इन सब चीजों को कर पाऊं। उसी तरीके से आप औसत है, अनुपात समानुपात है,
ये लगभग आपने देखा होगा समान तरीके के हैं। एक बार आप समझ गए कि करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, उसे फिर आप कर लेंगे। उसी तरीके से प्रतिशतता, जिसे आप परसेंटेज कहते हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और डिस्काउंट जिसे आप छूट कहते हैं, वो लगभग सिमिलर है। आपको उसमें परसेंटेज निकालनी है, आपको उसको डिस्काउंट निकालना है, तो उस तरीके से आपको उसमें करना होगा। उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, समय और कार्य और समय और दूरी, ये लगभग आपने देखा होगा कि इसमें डिस्टेंस के सवाल आते हैं और उन सब चीजों को आपको हल करना होता है। सेम आप जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्त आप एक चीज और मानिएगा, आयोग का मैथ को लेकर एक खास ट्रेंड बना हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तो उनसे सवालों को लेते हैं और उनके जो अंक है उनको बदलता है, कैलकुलेशन को बदलता है। दूसरा, जो ये सिलेबस आपको दिए हुए हैं, जो ये आपके लेसन दिए हुए हैं, इन लेसन में आपने एक चीज गौर की होगी, इसके कुछ खास इसने अपने लेसन बनाए हुए हैं आयोग कि वो उनसे सवाल उठाता ही उठाता है, उनसे दो दो और तीन तीन सवाल तक भी ले जाता है। जैसे आप देखेंगे कि सरलीकरण के कम से 2 से 3 सवाल होते हैं, परसेंटेज के 2 से 3 सवाल होते हैं, समय कार्य और समय दूरी के 2 से 3 सवाल होते हैं। जब इस तरीके से आप इन चीजों को समझ लेंगे तो उनको करने का तरीका, उनको डेली टाइम टेबल बनाना, उनको तरीके से एग्जीक्यूट करना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आप पहले इसके सिलेबस को ढंग से समझिएगा। सिलेबस को पहले आप डाउनलोड कीजिएगा, जहां आप पढ़ते हैं उस टेबल पे आप साइड में लगा लीजिएगा। उसकी एक एक बात को आप तरीके से समझिएगा कि भाई इसमें कितने पॉइंट्स दिए हैं, कितने लेसन है और मैं किस किस तरीके से इन्हें अपनी तैयारी करूं। फिर उसके बाद आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 2 महीना में, क्योंकि आप आगे आपको मॉक भी लगाने हैं, आगे आपको तरीके से तैयार भी करना है, तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना इस मैथ वाले सिलेबस को कर जाइएगा। आप सेल्फ से कर सके ठीक, नहीं तो किसी कोचिंग या संस्थान के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सिलेबस को तरीके से समझ लें तो पीवाईक्यू भी साथ में रखें, उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि आयोग किस स्तर के सवाल पूछता है, आयोग किस चैप्टर से ज्यादा सवाल उठाता है और किस किस लेवल की कैलकुलेशन देखता है। वो तमाम जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं, वो सब समाधान उनका उन्हीं चीजों से मिल जाएगा। और इसके बाद आप अगली बात पे जाइएगा और समझिएगा कि इसके साथ कोई एक स्टैंडर्ड बुक आप रखिएगा। स्टैंडर्ड बुक से मेरा मतलब है कि कोई चूर्ण पॉकेट या इधर उधर की जो किताबें उनसे नहीं पढ़ना है। यार दोस्त, आप यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जाने हैं, रॉबिनहुड पांडे बनने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लेवल तो अपना रखिए ना दोस्त। तो उसके लिए वही तरीके की किताबें हो, स्टैंडर्ड बुक हो, एक बुक को 20 बार आप रिवाइज करिए, उसके एक एक चैप्टर्स को तरीके से कीजिएगा। और जो आपको लगता है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं, इसको नहीं कर पा रहा हूं, या मुझको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो उसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको फायदा देंगे जब आप तैयारी के क्रम में होंगे और मॉक लगा रहे होंगे, वहां आप पाएंगे कि आप इसको तरीके से हल कर पाएंगे। और जब मॉक में आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि इस चैप्टर को मैं सही से नहीं कर पा रहा हूं, इस चैप्टर को मैं तरीके से कहां गलती कर रहा हूं, उनको वहां से उठाइएगा और अपने जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हुए जाइएगा। उसके बाद दोस्त, सबसे और महत्वपूर्ण कार्य है कि बार बार आपको रिवाइज करना है। चाहे आप लाइब्रेरी में जाके इसको अध्ययन करें, चाहे घर पे करें, जहां भी करें, आपका मूल मोटो यह है कि मुझे इस बार 40 के 40 सवाल सही करने हैं। वो मैथ का सेक्शन हो या रीजनिंग हो या जो भी कुछ हो, मुझे आपके बेहतर प्रदर्शन करना है। और अगली बात, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैथ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि आप चाहे दिन भर कितनी मेहनत करें, चाहे कितना ही आप कुछ भी कर लें, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो बेकार है। सर सचिन तेंदुलकर को देखिएगा, क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, कितने तमाम रिकॉर्ड्स उनके नाम है, लेकिन कभी भी आपने ध्यान या गौर किया होगा कि इतने रिकॉर्ड और क्रिकेट के भगवान होने के बावजूद भी सुबह नेट सेशन करते हैं। उसका एक कारण होता है कि आप जब सुबह नेट सेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्या बाउंसर आएगी, किस तरीके का सवाल आएगा, ओवर पिच मिलेगी या बाउंसर आएगी, किस तरीके से आपको खेलना है, हर तरीके से आप तैयार हो जाते हैं। और उसी का फल मिलता है कि जितनी आपने नेट में सेशन में प्रैक्टिस की है, उतना ही खेल के मैदान में अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आप प्रैक्टिस जरूर कर, और खासकर इस मैथ सेगमेंट की,
क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, कैलकुलेशन मांगता है। और कैलकुलेशन को और फॉर्मूलाज को रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब इस तरीके से सब ओवरऑल चीजों को आप कर आएंगे तो आप पहुंचेंगे मॉक टेस्ट पर। ध्यान रखिएगा कि मॉक जब भी लगाएं तो किसी ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे किसी भी एग्जाम बनाने वाले का मॉक उठाइएगा कि जो उस लेवल का आपसे टेस्ट कराए, जैसा पीवाईक्यू में आ रहा है। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप पीवाईक्यू आपने लगा लेते हैं और फिर आप अपने मॉक टेस्टों पे जाते हैं तो मॉक टेस्ट आपके रिवाइज करा देता है। अच्छे से कोई गलती है तो उस गलती को सुधार कर देता है। किसी सेगमेंट या किसी एग्जाम या किसी भी आपको चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उनको सुधार करता है। तो दोस्त, मॉक लगाने हैं, 100% लगाने हैं, लेकिन दिन में एक मॉक लगाना है, अच्छे स्तर का मॉक लगाना है। ऐसा नहीं आपने दिन में 150 मॉक लगा लिए, 50 मॉक लगा लिए, क्या बेनिफिट है अगर उनका आपने एनालिसिस नहीं किया। मॉक करना है लेकिन उसका एनालिसिस भी करना है कि हमने इसमें कैसे सवाल किए, कितने तरीके के सवाल आए, किस तरीके के इन सवालों को हम कैसे हल कर पा रहे हैं। अगर आपने मान लो 40 का टारगेट बनाया, अभी मैं मैथ वाले सेगमेंट की आपसे बात कर रहा हूं, आपने देखा कि इस बार आपने 32, मान लो एक एग्जांपल आपको दिया कि आपने 32 किए। आप देखिएगा जो ये मेरे 8 सवाल नहीं हुए, ये कहां गलत हुए। क्या मैंने उस चैप्टर को सही से समझा नहीं, क्या मैंने उस चैप्टर की सही से कैलकुलेशन नहीं समझी, या सही से मैंने उनको, जब मेरे संस्थान या इंस्टीट्यूट या किसी टीचर ने मुझको समझाया तो मैंने उनको ढंग से किया नहीं, जिस बुक से मुझे करना था उससे मैं कर नहीं पाया, या मैं किसी फॉर्मूले को भूल रहा हूं। तो तमाम वो बातें जो आपको समझनी चाहिए आपने नहीं समझी, उनको अब समझने का मौका है। जहां गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधारने का मौका है। तो आप एक मॉक दिन में लगाइए, उसका तरीके से आप उसका एनालिसिस कीजिए और आपने जहां गलती करी, जिस क्वेश्चन में गलती करी उससे संबंधित, जैसे मान लो इस बार आपसे परसेंटेज का कोई सवाल गलत हो गया तो आप परसेंटेज वाले शॉर्ट नोट्स में जाइए, वहां से चेक कीजिए कि इस पॉइंट से मैंने गलती कहां कही है। जहां आपने वो गलती की है उस गलती का सुधार कर लीजिए, अगली बार वो सवाल गलत नहीं होगा और निश्चित रूप से आपके अगली बार जो 32 किए फिर 35, फिर 38 और फिर 40 पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दिन में एक मॉक, उस मॉक का एनालिसिस तरीके से, उसको वैल्यू एडिशन और स्टैंडर्ड बुक से, स्टैंडर्ड मॉक से। होता क्या है कि जब हम किसी ऐसे मॉक से लगा लेते हैं कि जिसमें हम मॉक करने में मान लो हमारे 32 या 28 सवाल या 25 सवाल तक ही रह जाते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और जब दोस्त कॉन्फिडेंस लूज होता है तो पेपर टाइम से पहले कॉन्फिडेंस लूज का मतलब है कि आपने जो पिछले 3 महीने की तैयारी की है, आप बिल्कुल हताशा की कंडीशन में होते हैं। और जो आपका बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए, जो 350 का टारगेट होना चाहिए, जो 140 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए, वो 120 125 तक रह जाता है और आप बहुत अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अपने आप को पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं 140 सवालों का टारगेट लेके चल रहा हूं तो मैथ इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा और उसी तरीके के मुझे उसे स्टैंडर्ड में मॉक लगाने हैं। तो आप फिर वही एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपना सिलेबस तरीके से उनके पॉइंट आउट करने हैं, कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर को तरीके से आपको करना है। पीवाईक्यू देखने हैं, तरीके से उन पीवाईक्यू समझना है कि किस से किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के सवाल आ रहे हैं। उसके बाद आपको सही से उसके शॉर्ट नोट्स कर लेने हैं, सही से सिलेबस को तैयार कर लेना है, सही से रिवाइज करना है, सही से मॉक लगाना है। और लास्ट बात, जब आप एग्जाम देने चाहें तो एग्जाम से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखें कि एग्जाम टाइम में मैथ सेक्शन जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर में 1 या 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, जो टीचर्स आपका माइंड चेक करता है। तो उस समय यह ध्यान रखना है कि मुझे उन सवालों से बचना है। अगर आप उन सवालों से बच गए, 1 या 2 सवालों से, तो आप अंतिम सवाल तक पहुंचेंगे और अंतिम सवाल तक पहुंचेंगे तो अंत में आपने देखा होगा कि बहुत इजी सवाल रहते हैं। आप ग्राफ का एग्जांपल देखिए, 3 या 4 सवाल होते हैं और अगर आपने देखा हो तो उनमें कुछ खास रणनीति होती है। अगर वो खास रणनीति आपने समझ ली तो आप निश्चित रूप से अचीव करने वाला 38, 39 और 40 सवाल इजीली कर सकते हैं। लेकिन यदि उस जो 1 या 2 सवाल शुरुआत में टफ है, उन कैलकुलेशन में यदि आप अटक गए तो फिर तो वो जो इजी सवाल हो सकते थे, क्योंकि समय का पाबंद है, टाइम दिया है, 2 घंटे का टाइम ही आपको मिलेगा।
तो दोस्त आपको तरीके से तैयारी करनी है, कुछ खास बातों का ध्यान रखना है और इस बार आपको 40 में से 40 और उधर 140 लाने ही लाने हैं। आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।